इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भाग 5 है यह हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। लेकिन आपने ये पढ़ लिया कि 52 से 62 राष्ट्रपति हैं, तो आर्टिकल 54 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा उस। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम रेल में। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की 24वें नंबर की क्लास में। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं इससे पहले हम 23 क्लासें हैं जिनको डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के साथ। और उन 23 क्लासों में हमने जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाने वाले कंटेंट हैं वो कंटेंट को कवर किया है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बातों को बहुत अच्छे से समझा है। तो अब इस पॉलिटी की 24वें नंबर की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के 25 भाग हैं और उन 25 भागों में से 3 भाग हम पूरे के पूरे 4 भाग हम पढ़ चुके हैं, है ना। 3 भाग प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो चौथे नंबर का भाग था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 के बारे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर केवल और केवल हम भाग 5 के बारे में कुछ ओवरव्यू देखेंगे, कुछ एक ऐसी बातें देखेंगे जिनसे हमें समझ में आ जाए कि हम भाग 5 के अंदर कौन कौन सी बातों को डिस्कस करेंगे या कौन कौन सी बातों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि भाग 5 संबंधित किससे है, तो ध्यान रखें भाग 5 संबंधित है संघ से, मतलब यूनियन से। अब ये संघ क्या होता है, यूनियन क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे भारत में 2 प्रकार की क्या है व्यवस्था मौजूद है। कौन कौन सी व्यवस्था, एक संघात्मक व्यवस्था और एक राज्य की व्यवस्था। और जब मैंने आपको फॉरेनर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था कि जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। मतलब संघ इसमें मजबूत रहेगा और हमारा राज्य इसमें कमजोर रहेगा। तो ये जो संघ है, संघ जहाँ पर भारत के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो सारी कंडीशंस, वो सारी जो निकाय हैं, बॉडीज हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपकी संघ कहलाएंगी, जिनको हम भाग 5 में डिस्कस करने वाले हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। मतलब पॉलिटी के जो क्लासेस इससे पहले हुई हैं वो वहाँ तक हमने संघ को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन इस क्लास में हम संघ को लेकर या यूनियन को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यूनियन, है ना, यूनियन। ठीक, चलिए मेरे भाई, अब ये जो संघ है, ये जो यूनियन है, एक्चुअल में ये हमारे भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो आपको ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद आपके आएंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। ठीक है मेरे भाई, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक हम यूनियन या संघ के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब यहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा 52 से 151 तक, तब हमें ये पूरा का पूरा जो संघ है, जो पूरा का पूरा यूनियन है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो एग्री हो यहाँ तक? अगर एग्री हो तो फटाफट से कर दो इस वीडियो को शेयर जितना हो सकता है, एज मच एज यू कैन। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे इस संघ को 3 पार्ट्स में, और 3 पार्ट्स का मतलब ये है कि अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे, पॉलिटी की कोई किताब पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर अध्याय पढ़ने को मिलेंगे इसी भाग 5 के अंदर। लेकिन हम इस भाग 5 के अंदर अध्याय ना पढ़कर हम 3 पार्ट्स अलग अलग करके पढ़ ले रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, क्योंकि आपसे कभी भी अध्याय नहीं पूछा जाएगा। अब इसी 3 पार्ट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम अपने संघ को चलाने वाली 3 बॉडीज या 3 बॉडी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बॉडी मतलब 3 निकाय हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पूरे के पूरे संघ को, पूरी की पूरी यूनियन को चलाते हैं। जैसे अब वो बॉडी, वो निकाय कौन कौन से हो सकते हैं, वो सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे क्या चला रहे हैं, पूरे के पूरे संघ को चला रहे हैं। तो जस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियरली रूप से ये बातें समझनी है, क्लियरली रूप से ये बातें समझनी है। लूप से बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक सेकेंड। क्लियरली रूप से ये बातें समझनी है। अब यहाँ पर देखें हम
तो सबसे ही पहली हमारे पास जो निकाय है, हमारे पास जो बॉडी है, वो है हमारी कार्यपालिका। आप जानते हैं कि संघ की क्या है, एक कार्यपालिका है, एक क्या है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और जैसे हमारे पास एक कार्यपालिका है, वैसे ही दोस्तों हमारे पास क्या है, वैसे ही क्या है दोस्तों, हमारे पास एक विधायिका है, वैसे ही हमारे पास क्या है, एक विधायिका है। मतलब पहली बॉडी तो हमारी क्या हो गई, कार्यपालिका, दूसरी बॉडी हो गई हमारी विधायिका, और एक बॉडी या एक निकाय है हमारे पास न्यायपालिका। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आई? मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन निकाय हैं, तीन बॉडीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है पार्ट 5 के अंदर, संघ के अंदर। अब यहां पर कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। यदि कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा। मतलब साफ यह है कि विधायिका का कार्य ही क्या है, कानून का बनाना, या टू मेक अ लॉ, ठीक, कानून का बनाना विधायिका का कार्य है। उसके बाद उस कानून को लागू करना, उस कानून को लागू करना या उस कानून की व्याख्या करना, उस कानून को लागू करना, ये कार्य किसका होगा, हमारे कार्यपालिका का होगा। कानून को लागू करना ये कार्य होगा किसका, हमारे कार्यपालिका का। मतलब विधायिका कानून बना रही है, कार्यपालिका उसी कानून को लागू कर रही है, और जो न्यायपालिका है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्या, न्यायपालिका, और जो न्यायपालिका है ये क्या करेगी, उसी कानून की व्याख्या करेगी, एक्सप्लेनेशन करेगी। मतलब कानून की व्याख्या करने का कार्य किसका होगा, न्यायपालिका का होगा। बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में बेटा की नहीं आई? समझ में आ रही है सारी बात? चलिए, अब कार्यपालिका को अगर हम डिस्कस करेंगे तो किन किन बॉडीज को या किन किन अधिकारी पदाधिकारियों को हम कार्यपालिका में पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे ही पहले इसमें हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में या भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री की परिषद के बारे में। दिख रहा है ना यहाँ तक? चलिए, परिषद के बारे में, यानी कि मंत्री परिषद आप इसको बोल सकते हैं। मंत्री परिषद के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। मंत्री सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसको सही करके लिख देते हैं, डजेंट मैटर। मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर भारत का एक महान्यायवादी होता है जिसको आप बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसको आप बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वैसे ही दोस्तों अब हम विधायिका में क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखें, विधायिका में हम पढ़ेंगे संसद। विधायिका में हम पढ़ेंगे संसद, और इस संसद का एक अभिन्न अंग होता है, आप जानते हैं, जिसको कहते हैं हम राष्ट्रपति। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। इस संसद का एक अपर हाउस होता है, एक उच्च सदन होता है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। तो संसद का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, मैंने कहा और लोकसभा, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, भारत की विधायिका बनाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अब वैसे ही न्यायपालिका जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव सिस्टम, पार्लियामेंट, वैसे ही हम न्यायपालिका जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के लिए हमारे पास होगा सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। हम क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। वैसे ही हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्या पढ़ेंगे, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कि अगर बात समझ में आई है तो इसके आगे की कहानी बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी। मतलब हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं, हम उपराष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री पढ़ने वाले हैं, हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे, हम महान्यायवादी पढ़ेंगे,
हम राष्ट्रपति के साथ संसद को पढ़ेंगे जो राज्यसभा और लोकसभा दो सदनों से मिलकर और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। और हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे जो कानून की व्याख्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बताई हैं, या सारी बातें अभी ये जाननी ज़रूरी क्यों है? ये जाननी इसलिए ज़रूरी है कि ये एक ओवरव्यू है छोटा सा भाग 5 का, और आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भाग 5 है ये हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, भाग 5। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। अब दोस्तों ये पढ़ने के लिए है तो हमारे पास डेली क्या रहेंगी, क्लासेस रहेंगी। लेकिन कार्यपालिका जो आप पढ़ेंगे इनको हम किस अनुच्छेद के तहत या किन अनुच्छेदों की रेंज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब जस्ट सिंपल सी बात आप ये ध्यान रखें कि रेंज से तात्पर्य क्या है, रेंज से मतलब क्या है। दोस्तों रेंज से मतलब यह है कि आप अगर कार्यपालिका पढ़ेंगे तो कार्यपालिका के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, ये कहां से कहां तक यह संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं देखने को मिलने वाले हैं। बोलो यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोस्तों कार्यपालिका को जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हम आर्टिकल 52 से शुरुआत करेंगे। आर्टिकल 52 से शुरुआत करेंगे और कहां तक, 78 तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कहां तक पढ़ेंगे? 78 तक हम इसको पढ़ेंगे। विधायिका जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो 79 से शुरुआत करेंगे और 1 2 3 123 तक हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, और जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत हम 124 से करेंगे और 124 से डायरेक्टली कहां तक, आपका 151 तक हम इसको पढ़ेंगे, न्यायपालिका को पढ़ेंगे। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दोस्तों यहां पर इस रेंज को याद करने का फायदा क्या होगा, इस रेंज को याद करने का प्रॉफिट क्या होगा, उसको हम वीडियो के लास्ट में एक बार जरूर बताएंगे। वीडियो के लास्ट में भी नहीं तो वीडियो के बीच में जरूर बता देंगे कि इसका पढ़ने का, ये रेंज को याद रखने का क्या प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, क्या फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये वर्णित आपको मिलेगा अनुच्छेद 52 में, और अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक, अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक हम केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक जब हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो वो डिस्कशन, वो चर्चा केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में की जाएगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक हम पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो केवल और केवल आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के अंदर हम पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों ही एक साथ। ठीक, महान्यायवादी को हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 79 में या आर्टिकल 78 में, सॉरी 79 नहीं 78 में हम इनको महान्यायवादी का डिस्कशन करेंगे या महान्यायवादी के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब 76, 77 और 78। तो 78 में तो आप केवल उपबंधों के बारे में पढ़ेंगे, 76 में पढ़ेंगे, 76 में पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 79 और 6 दोनों मतलब उल्टा हो गया, 9 का उल्टा हो गया। ऐसा होता है ना, 9 को अगर घुमा दो तो क्या बन जाएगा, 6, तो 6 अपने आप घूम गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझिए इस बात को कि महान्यायवादी को हम 76 में डिस्कस करेंगे, 76 में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो विधायिका है, विधायिका के अंदर आप अनुच्छेद 79 से 123 तक का डिस्कशन करेंगे। और विधायिका के अंदर सबसे ही पहले पढ़ने के लिए हमारे पास संसद होगी, संसद के बाद हमारे पास संसद के अंदर राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, ये सभी बातें होंगी। ठीक है, तो आप जानते हैं संसद का अभिन्न अंग होते हैं भारत के राष्ट्रपति, जिनको हम आर्टिकल 52 में या अनुच्छेद 52 में पहले ही डिस्कस
कर चुके होंगे। अब रेंज का फायदा क्या है वो एक बार जान लो, उससे पहले ये बातें भी और जान लो, कंप्लीट कर लेते हैं। संसद को दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 में। उसके बाद राज्यसभा जो कि हमारे भारतीय सदन का या भारत के सदन का क्या है, भारतीय संसद का क्या है, एक उच्च सदन है, एक अपर हाउस है, उच्च सदन है, एक अपर हाउस है। इसका डिस्कशन दोस्तों हम आर्टिकल 80 या 80 में करते हैं। और जो हमारा लोकसभा यानी कि जो लोअर हाउस है, जो निम्न सदन है, इस निम्न सदन का डिस्कशन हम दोस्तों करते हैं आर्टिकल 81 में या 81 में। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। 80 और 81 राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित हैं जो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब एक बार बेनिफिट जान लो, फायदा जान लो कि फायदा क्या है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में पढ़ने को मिलती है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में पढ़ने को मिलेगी, इस बात का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। और विकल्प में कौन कौन से विकल्प होंगे एक बार ध्यान से जानें। मैंने निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात करी है। तो आपके सामने ऑप्शन होगा आर्टिकल 51, आपके सामने ऑप्शन होगा आर्टिकल 50 कर देते हैं, चलो। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन होगा आर्टिकल 54, आपके सामने ऑप्शन होगा आर्टिकल 94। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? क्वेश्चन क्या पूछा हमने, बताइए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का डिस्कशन आपको कहाँ मिलेगा, किस अनुच्छेद में मिलेगा। और ऑप्शन 51, 50, 54 और 94 में ये सवाल आपके सामने रखा हुआ है, या ये ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को पता है कि अरुण सर ने हमें बताया था कि भाई राष्ट्रपति 52 से 62 तक हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखो 52 और 62 के बीच की संख्या कौन सी है, बहुत सिंपल तरीके से आपने बता दिया सर 54 है। अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है ना आपको भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है आर्टिकल 54 में क्या लिखा है। लेकिन आपने ये पढ़ लिया कि 52 से 62 राष्ट्रपति हैं, तो आर्टिकल 54 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा उस सवाल का जो एग्जामिनेशन या एग्जामिनर ने हमें दिया है। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई बेटा कि नहीं है? चले अब देखिए आगे की बात। यहां पर हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे, जुडिशरी सिस्टम को पढ़ेंगे। और जुडिशरी सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय हमारे पास क्या होंगे, कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ अनुच्छेद होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा 124 से 146 तक, 146 तक। ठीक है, 124 से 146 तक, 124 से 146 तक आपको जिक्र देखने को मिलेगा। उसके बाद नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और यहाँ लिखा था हमने महान्यायवादी, इसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हमने बोला कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा हमने इसको कैग नाम दिया है। तो कैग को हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 148 में, और इसके बारे में 3 आर्टिकल और आपको मिलेंगे, 149, 150 और 151। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 148 में हम कैग पढ़ेंगे, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे। अब जस्ट आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को शपथ किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, या ये पद किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। और आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 146, आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 148, आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 164, आपके सामने ऑप्शन है 184।
तो जस्ट आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसी भी ऑप्शन में बहुत आराम से, क्योंकि सारे अनुच्छेद तो आपने कंठस्थ नहीं कर रखे हैं। मुझे पता है कितने आप कंठस्थ, कितने मेहनती व्यक्ति हैं, है ना। तो आपने अगर कंठस्थ नहीं कर रखे हैं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो आप अगर रेंज ध्यान रखें 124 टू 146 तो था हमारा सुप्रीम कोर्ट, मतलब 146 का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाग 5 के अंदर हम कैग को पढ़ते हैं और भाग 5 में 52 से 151 तक का ही जिक्र है। तो जब 52 से 151 तक का जिक्र है और यहाँ 164 184 दोनों बाहर हैं, तो मतलब डिस्कशन से बाहर ये क्वेश्चन के ऑप्शन हो चुके हैं। बचा क्या 148? सर यही हमारा आंसर है। नथिंग ये मतलब जो भी है, मतलब चिंता का कोई विषय नहीं है यहाँ पर, नथिंग टू वरी अबाउट इट, जैसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ तक की क्लियर हो गई सारी बात, यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। अगर आ गई है तो फटाफट से जो नीचे लाइक का बटन है ना, उसको दबा दो, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। चलिए तो ठीक है, फटाफट से आपको लाइक का बटन दबाना है और कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, और जितना भी आपको डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। शेयर कर देना है इस वीडियो को, जितना हो सकेगा, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक कंप्लीट सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एग्जाम रेल के माध्यम से। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों यह है कि यहाँ से यहाँ तक कि अगर सारी बात आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो दोबारा से आप रिप्ले करके वीडियो को देख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके सामने इससे अगली जो क्लास आएगी, हम उसमें राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। अब जो क्लासें आएंगी उसमें कोशिश ये की जाएगी कि एक टॉपिक को एक ही बार में फिनिश कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। मे भी 2 वीडियो हो सकती हैं राष्ट्रपति को लेकर, क्योंकि इनकी कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ पावर्स होते हैं जो थोड़े से डिटेल में हमें जानने होते हैं। तो हम राष्ट्रपति को लेकर, फिर उपराष्ट्रपति को लेकर, फिर प्रधानमंत्री को, फिर महान्यायवादी को, ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फटाफट से आपको जो बातें समझ में आ चुकी हैं, आपका कर्तव्य यह है कि दूसरों को भी समझाओ, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए, मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल, और इसी चैनल से आपको बहुत कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है। और इस एग्जाम रेल में आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, आराम से रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल। टेक केयर, बाय बाय।